नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे 11वीं कृषि संगणना की। देश में 11वीं कृषि गणना का शुभारंभ 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस बार कृषि गणना के सभी आंकड़े डिजिटल संसाधनों से जुटाए जाएंगे। गणना में मिले डाटा के आधार पर सरकार को खेती किसानी से संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इस गणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। कृषि गणना 5 वर्ष में की जाती है, जो कोरोना महामारी के कारण अब होगी। पिछली गणना 2015-16 में की गई थी। इस गणना से क्या फायदा होगा, खेती किसानी को किस तरह से लाभ होगा, इसी को आज इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। कृषि ज्ञान निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। साथ ही हम बात करेंगे ICFA के चेयरमैन डॉक्टर M.J. खान जी से। खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे कृषि विशेषज्ञ संदीप दास जी से। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और मल्होत्रा जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा कि जो गणना है, कृषि गणना, इससे क्या तात्पर्य है, कैसे खेती किसानी को इससे लाभ होगा? जैसा कि शब्द से ही बिल्कुल उसका मतलब निकलता है। आपने जैसे कि आप देख रहे हैं जनगणना बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से कृषि की सगणना हो गई, जिसमें कि कृषि के आंकड़ों का जो है उनका संग्रह किया जाता है। और आंकड़े कहाँ पर उपलब्ध हैं? हमारे राज्य में उपलब्ध हैं। गांव के लेवल से अगर आप छोटी यूनिट को लेकर के चलेंगे, गाँव से फिर तहसील में, जिले में, फिर उसके बाद राज्य में, उसके बाद देश का आंकड़ा, तो उस प्रकार के कृषि के भी आंकड़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता महसूस की गई थी सन 1970-71 में। इसीलिए एक फिर एग्रीकल्चर सेंसस जो हमारा विभाग है कृषि मंत्रालय में, उसको ये कार्य सौंपा गया कि हम लोग जो है एक तरह से हर 5 साल के अंतर पर हम, क्योंकि ये परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि परिवर्तन नियम है और परिवर्तन की वजह से उसके आंकड़े सही रियल टाइम जो हमारे पास एस्टीमेट है, रियल टाइम मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स की जो फिगर है वो सामने आना जरूरी है, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग में, जो भी नीति निर्धारण में, और उसके साथ साथ जो भारत सरकार की जितनी भी नई योजनाएं हैं उनको अगर लागू करना हो, तो ये जितना भी बेसिक मूलभूत आंकड़े हैं जो कृषि से संबंधित है, वो आंकड़े हमें काम आते हैं, जिससे कि ये सोचा जाता है कि हमारे मंझले छोटे किसान ज़्यादा है, तो उसी के अनुरूप हम योजना को कैसे ढालें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको जाए। तो इस तरह से जो है ये नीति निर्धारण में और सब में जो है हम लोगों का एक प्रकार का सहयोग होता है। और ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में हर 5 साल के अंतर पर जो 2015-16 में पिछले आंकड़े आए थे, और ये वैसे तो 2020-21 में आना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब जो है इसको मैं ये कहूँगा कि 2022 में इसका कार्य अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। कृषि गणना से, जैसा कि नाम से ही इससे लगता है कि सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि खेती किसानी का जो एक विश्लेषण है वो उभर के सामने आए, ताकि भविष्य की जो खेती किसानी कैसी होगी उसको लेकर एक नीतिगत फैसला लिया जा सके, योजनाएं बनाई जा सकें। लेकिन ये 11वीं कृषि गणना है, इससे पहले जो गणना हुई उसके क्या फायदे हुए, कितना असर पड़ा खेती किसानी पर? M.J. खान साहब, 11वीं कृषि गणना है, पहले जो गणनाएं हुई कृषि के क्षेत्र में, उसका असर क्या हुआ, जमीन पे क्या बदलाव आया? देखिए, बदलाव जो है बहुत सारे वजहों से होता है, और लेकिन सरकार का जो नियोजन कार्यक्रम है, जो प्लानिंग का वर्क है, वो बेसिकली डेटा पे डिपेंड करता है। जितना एक्यूरेट डेटा होगा, जितना कॉम्प्रहेंसिव डेटा होगा, और जितना बेस्ट एनालिटिक्स उसमें होगी, विश्लेषण होगा, उतना ही बेहतर तरीके से जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनानी है, जो कार्यक्रम बनाने हैं, जो योजनाएं बनानी है, उसको बनाने में मदद मिलती है। तो आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, हर साल हमारे वहाँ इकोनॉमिक सर्वे होता है जो काफ़ी हद तक प्रिसाइज डेटा होता है, लेकिन कृषि में चूँकि मैन पावर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गाँव-गाँव में गणना करनी पड़ती है, इसलिए हर साल कर पाना मुश्किल रहा है। मुझे खुशी है कि जो गणना अभी कृषि मंत्री जी ने जिसका प्रारंभ किया है, जिसको फ्लैग ऑफ किया है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने जा रही है। इसका मतलब डेटा की एक्यूरेसी भी होगी, स्पीड भी होगी, और प्रिसीजन भी होगा जी, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि जो इस बार का जो एक टेम्पलेटिंग हुआ है इसका, उससे जो लर्निंग होगा, और इतना मैसिव लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में और IT का खास करके जब से ग्रोथ हुआ है,
तो तेज़ी से प्रिसाइज डेटा, चाहे वो सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग हो या लैंड की जियो टैगिंग हो, सब तरीके का इस टाइम पे आईटी एप्लीकेशन बेस्ड फास्ट उससे चला है। ज़रूरत इसमें रहेगी क्या इंटीग्रेट करेंगे इस टेम्पलेट के बाद में जो डेटा कलेक्ट होता है, जो बाकी इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, बाकी जो एजेंसीज कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है, आईटी कंपनीज कर रही हैं, क्या उनके डेटा को इंटीग्रेट करके एवरेज आउट करके बेस्ट डेटा पॉसिबल जनरेट करेंगे, इस पे थोड़ा सा भी देखना बाकी है। लेकिन बेहतर डेटा बेहतर प्लानिंग का एक आधार सूत्र है। जी, जाहिर सी बात है संदीप दास जी, इससे पहले 10 गणनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव इसको लेकर आया है? खास तौर से अगर जमीन पर मैं बात करूं, क्योंकि हर सरकार ने खेती किसानी पर खासा फोकस किया है, खासा ध्यान देने की कोशिश की है ताकि किसान का लाभ हो, खेती किसानी को भी लाभ हो, उत्पादन देश में बढ़े। आप कैसे बदलाव देखते हैं? देखिए, जो 11 सेंसस अभी जो शुरू होने वाला है काम, आप देखोगे जो आंकड़ा देखोगे 11वीं है, 1970-71 में पहली बार हुआ था। आप जब बात करते हैं जब पॉलिसी मेकिंग की, आप सोचते हैं कि भारत में करीब करीब 79-80% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, तो बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग है। इस सर्वे से पता लग जाता है कि उनका लैंड होल्डिंग पैटर्न 2015-16 के बाद कितना चेंज हुआ है। उसके वजह से देखिए पीएम किसान जैसे अभी जो स्कीम लॉन्च किया था, ऑल्दो अभी सबको मिल रहा है 6,000 रुपए महीने में, बट ये लैंड होल्डिंग से पता लग जाता है कि कितना है। और एक चीज सबसे बड़ा चीज है, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आंकड़े से लेते हैं कि टेनेंसी फार्मिंग, जैसे जमीन आपका है और कोई खेती कर रहा है, तो ये सेंसस में ये सब भी कवर होता है। तो उसमें से जैसे टेनेंसी फार्मर्स को कैसे मदद पहुंचा जाए, करीब करीब माना जाता है 30-40% टेनेंसी फार्मिंग है यहाँ, मतलब पूरा लैंड होल्डिंग जो एग्रीकल्चर उसका 30% टेनेंसी फार्मिंग है, और कोई मतलब और कोई सो करता है, खेती करता है, लैंड और किसी का है, तो वो भी एक डेटा आता है। तो जैसे जैसे देखोगे, जो डेटा देखोगे 2070-71 से लेकर जो 2015-16 तक डेटा, जैसे पहले जो शुरुआत हुआ था करीब 3 करोड़, करीब 3.8 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स थे, वो बढ़ के करीब 10 करोड़ लैंड होल्डिंग बन गए। मतलब भारत में 10 करोड़ जो लैंड होल्डिंग है उस मार्जिनल है, आउट ऑफ 14 करोड़ जो फैमिली माना जाता है जो फार्मिंग लैंड होल्डिंग है, फार्म फैमिलीज है। तो ये सब डेटा से पॉलिसी में इम्पैक्ट करता है। और जैसे आप जानते हैं कि एक जो ट्रेंड जो सब तरह देखा गया कि खेती छोड़ के बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे वो कैसे, ये डेटा से ही पता लग जाता है कितना लोग वहां से छोड़ा, किसी लैंड होल्डिंग कैसे पैटर्न चेंज हुआ 5 साल में 2000। तो ये सब तमाम चीजें जानने की कोशिश कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल डेटा होता है। ये डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ द एनी पॉलिसी एग्रीकल्चर में। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, और जो टैबलेट और आईटी सेक्टर तो उसमें फास्टर होगा एंड एक्यूरेट होगा, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन लैंड होल्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अभी शुरू कर दिए हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा पता लगाने के लिए। मेरे लिए तो टेनेंसी फार्मिंग पोर्शन इज वेरी क्रिटिकल बेसिकली। जी, बिल्कुल। डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, अगर पहले की गणना की मैं बात करूं और इस बार जो कृषि गणना होगी, क्या अंतर होगा इसमें? अभी तो क्या है कि एक तरह से जो ये अभी लॉन्च किया गया है ये 11वीं संगणना का, इसका एक तरह के आदेश पत्र जारी हो गया कि भाई आप इस पर कार्य का प्रारंभ कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर सेंसस जो हमारा डिवीजन है इस पर जो है कार्य शुरू कर देगा आप अपना अगस्त के माह से। और लेकिन हम जो एक संभावनाएं एक जो है एक तरह का ले सकते हैं चल के, उस पर जो है बात की जा सकती है। जैसे कि अगर आप पुराने आंकड़ों को उठा करके देखें कि उस तरह का जैसे 2015-16 का जो आंकड़ा है उसमें जो निकल करके बात आई थी, हमारे पास जो नेट इरिगेटेड एरिया था वो 68.23 मिलियन हेक्टेयर एरिया, और अगर आप ग्रॉस इरिगेटेड एरिया की बात करें तो 95 मिलियन हेक्टेयर एरिया के लगभग था। तो जो ये 68 मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो भी अगर हम उसका आकलन देखें तो करीब 44% जो है छोटे और मझले किसान के पास है, और 43% जो है उसमें देखेंगे जो मीडियम दर्जे के किसान है, और 7.7 जो है लार्ज स्केल है। तो इसी तरह से योजनाओं को जो है सुधारा गया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सुधार किया गया, और हमें पूरी संभावना है कि आने वाले जो आंकड़े होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ी है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर इसके बारे में बताया। बिल्कुल इसी तरीके से जो परिवर्तन की अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं बात, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी करीब 135% होती थी,
वो 2015 में 137% हुई और अब पूरी संभावना है कि ये आंकड़ा 144-145 के आसपास जाएगा। तो ये भारत सरकार के जो नए नियम और नई योजनाएं उनको चलाया गया, उसके परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारा जो मैं ये कहूँगा कि जो मेन प्रभाव ये रहा कि हमारा फोकस रहेगा कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो उस तरीके से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। वो जो फसलें हैं एक साल में ज़्यादा ले सकेगा, फसलों का काल बढ़ेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये छोटी छोटी बातें जो है ये बता रहा हूँ। तो दूसरी बात आपने एक बदलाव की भी की थी, मैं बीच में जरूर उसका जिक्र करना चाहूँगा। आप पूछ रहे थे उसके बारे में भी, तो बदलाव भी आया है। पहले अगर मैं 2015-16 का, हमारा जो पिछला आंकड़ा है 2015-16 का है, इसके बाद जो आएगा वो 21-22 का आएगा। तो 15-16 को अगर हम आधार मान के चले, उस टाइम में जो हमारा प्रोडक्शन था टोटल फूड ग्रेन का, वो करीब करीब 280 मिलियन टन था। ठीक है, तो अभी जो हमारा आंकड़े निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो परिणाम कैसे आया, क्योंकि योजनाएं उस ढंग से बनी, योजनाओं का जो है कार्यान्वयन किया गया, तो आज हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है 314 मिलियन टन बढ़ गया है। 314 पे पहुंच गए हैं, 280 से लेकर 314। तो वो योजना बनाने में लाभ मिला। बिल्कुल इसी तरह से हॉर्टिकल्चर में जो करीब करीब 279 मिलियन टन होता था, आज बढ़ के 341 मिलियन टन हो गया है। जी बिल्कुल। लेकिन बदलाव की अगर मैं बात करूं, खासतौर से 15-16 में इस तरह की गणना हुई थी, और अगर उसके बाद देखें तो अब 11वीं गणना हो रही है कृषि के क्षेत्र में। लेकिन इस बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात अब हो रही है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या असर इस गणना के बाद देखने को मिलेगा या इस गणना में उभर के आएगा? इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेसिक टेम्पलेटिंग रही अब तक एग्रीकल्चर सेंसस की, कि लैंड यूज पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, टेनेंसी फार्मिंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक थी। आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी चूँकि यूज़ हो रही है इस बार के सेंसस में एग्रीकल्चर की, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रॉड बेसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का दौर चल पड़ा है। फूड प्रोसेसिंग क्या लेवल पे पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में क्या लेवल पहुंचा है, नॉलेज का पेनिट्रेशन क्या पहुंचा है, इवन वुमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर में वो किस ट्रेंड में जा रहा है। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन या इरिगेशन या ये क्रॉपिंग पैटर्न से बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इकनॉमी से जुड़ा डेटा इसमें जब इंटीग्रेट होगा तभी बेहतर प्लानिंग हो पाएगी। क्योंकि आज अगर 4 रुपया लगाकर आप प्रोडक्शन साइड में 10 रुपया कमा सकते हैं, तो 4 रुपया मार्केटिंग में लगा के शायद 100 रुपया कमा सकते हैं। वो डिफरेंस आ गया है। तो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से क्या हो रहा है, तो ये जो नई डायनेमिक्स जुड़ने की ज़रूरत है, अगर टेम्पलेट में नहीं डाला है तो मुझे लगता है कि सेंसस डिपार्टमेंट को इन नए आयामों को टेम्पलेट में डालें अपने जो भी स्ट्रक्चर और क्वेश्चनर का, ताकि बेहतर प्लानिंग हो सके और भविष्य के कृषि के विकास की जो योजनाएं हैं उनको बनाने में मदद मिल सके। जी संदीप जी, अगर कृषि गणना की हम बात कर रहे हैं, 11वीं बार कृषि गणना हो रही है, जाहिर सी बात है कि इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का खासा उपयोग देखने को मिलेगा। क्या असर हो रहा है खासतौर से कृषि के क्षेत्र में? आप कैसे देखते हैं इस टेक्नोलॉजी का उपयोग को कृषि के क्षेत्र में? डिजिटल टेक्नोलॉजी बेसिकली तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रियल टाइम बेसिस पे आपको डेटा रहता है। पहले का जैसे मैनुअल प्रोसेस में उसको कलेक्ट होता था, वो टाइम लैग होता था, ये रियल टाइम बेसिस पे आप कैप्चर कर सकते हो डिजिटाइज बेसिकली। अभी देखिए गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर स्कीमें, काफी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। जैसे फोटोग्राफ्स भी डिजिटल फोटोग्राफ के साथ यूजिंग गूगल मैप, वो सब चीज टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो रियल टाइम बेसिस पे डेटा कलेक्शन होगा, फास्टर डेटा कलेक्शन होगा, क्योंकि टैबलेट वो सब यूज होने का बाद। बट उसके अलावा भी सबसे वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट इज द नेचर ऑफ द क्रॉप। अभी देखिए अभी क्या हुआ है कि ग्लोबलाइज इकोनॉमी में लास्ट 10-15 साल में क्या हुआ है कि जो कमोडिटीज वो भी डायनामिक बन चुके हैं। तो अभी फार्मर्स क्या ग्रो कर रहा है, क्रॉप का पैटर्न क्या है, तो वो चीज जो जब कैप्चर हो पाएगा तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि आगे क्या सोचने की। जैसे मैं तमाम एक एग्जाम देता हूँ कि हमारा पल्सेस और आपका ऑयल सीड हम इंपोर्ट करते हैं, तो अभी फार्मर्स कौन कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, तो ये एक सेंसस से पता लगता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां तक है,
तमाम बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ड्रोन्स यूज हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में, कि रियल टाइम बेसिस में क्रॉप का मतलब द नेचर ऑफ द क्रॉप क्या है वो उसको देखकर फार्मर्स को इनपुट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो भी एडवांटेज है, नेचर क्या क्या क्रॉप का कंडीशन है। तो ये तो तमाम मतलब रियल टाइम बेसिस पे जब आप क्रॉप देखिए, क्रॉप बहुत डायनामिक होता है, सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक एक टाइम दायरा होता है, उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है क्रॉप का। तो उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन कैप्चर, बट ये सेंसस के बाद वो पता लग सकता है कि कौन सा क्रॉप यूज कर रहा है, कितना एरिया है, वेदर ये टीनेंसी फार्मिंग है कि नहीं, वो अपना जमीन है क्या दूसरे के जमीन पे कर रहा है। जी। तो इसे तमाम टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा कि मोर डायनामिक रोबस्ट डेटा आएगा, टाइमली डेटा आएगा। अगर डेटा अगर टाइमली लाए ना, उसका बड़ा फर्क पड़ता है पॉलिसी मेकिंग में। जो पहले मैनुअल होता था, डेटा का बहुत टाइम लग होता था डेटा आने में, तो इसमें बहुत फास्टर होगा। मुझे लगता है अगस्त में अगर शुरू करेंगे बहुत जल्दी वो डेटा आ जाएगा। तो वो डेटा इन लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कंपेयर करता है कि पीएम किसान जो फार्मर्स को पैसा दिया जाता है और जो डेटा मिला है, तो उसमें कितना मार्जिनल फार्मर्स है, कितना स्मॉल होल्डिंग फार्मर है। क्योंकि तमाम हमारा फोकस है एग्रीकल्चर की इंक्रीजिंग फार्मर इनकम जो बोला जाता है कि बढ़ाया जाए फार्मर्स इनकम, जी। तो फोकस क्या है, स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर, तो वो कितना नंबर्स है, तो वो पता लग जाएगा इस सेंसस में। जाहिर सी बात है, इस गणना में डिजिटल जो कृषि क्षेत्र में उपयोग बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, उसका क्या असर हुआ इसका भी पता चलेगा। लेकिन गणना के दौरान भूमि उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई की स्थिति, किराएदारी पर जमीन लेकर खेती, पट्टे पर जमीन लेकर खेती और कृषि योग्य जमीन के घटते बढ़ते आकार का पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है भूमि उपयोग का है मल्होत्रा जी, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे क्या पता चलेगा, खासतौर से किसान को किस तरह से लाभ होगा और छोटे जो जोत के किसान हैं उन्हें किस तरह से लाभ होगा? जो ये कृषि सेंसस का जो एक तरह का मैं कहूँगा जो प्रावधान रखा गया है, वो उसका मुख्य बिंदु यही है कि हमारे पास बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन आएगी। जी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जब 2010-11 का हमारे सामने आंकड़ा आया था निकल करके कि हमारे देश में कितना टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, तो हमें पता लगा कि 193.76 मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारे पास जो है एक तरह का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है जिसमें खेती होती है। और वो जो है 2015-16 में घट करके 191.76 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जिससे ये पता लगा कि ये एरिया क्यों घटा। तो वो एरिया हो सकता है कि कुछ एरिया अर्बनाइजेशन की तरफ गया हो, कुछ हो सकता है कि हमारा सैलिनिटी बढ़ गई हो, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट रहा हो, या कहीं सिंचाई की कुछ कमी रही हो किसी वजह से। तो उस तरह से योजनाओं को ढालने में, अनुरूप करने में मदद मिलती है। तो एक तो ये जानकारी हुई जो जैसे कि आपका प्रश्न था। दूसरी, मैं नेट इरिगेटेड एरिया की पहले ही बात कर चुका हूँ। तीसरी बात जो पता लगती है इसमें, ऑपरेशनल होल्डिंग कितनी है। तो अभी जो हमें पिछले आंकड़े पता लगा था कि 146.45 मिलियन हमारे पास ऑपरेशनल होल्डिंग है, जो प्रचलात्मक ये कहूँगा कि जोत का आकार जो उस तरह से बताया गया। फिर उसमें हमें बताया गया कि स्मॉल मीडियम कितने हैं, बताया गया 86% जो है छोटे मंझले किसान ज़्यादा आते हैं। तो उसी तरीके से इस तरह का जानकारी। फिर हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ की पता लगा कि सोशल ग्रुप, जो हमारे सोशल ग्रुप में मैं कहूँगा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इंस्टीट्यूशनल। तो अगर आप जैसे पिछले आंकड़े देखेंगे तो करीब 11.8% जो सोशल ग्रुप में मैं देख रहा था एसटी ग्रुप के पास जो है जमीनें थी, और इसी तरह से 8.6% शेड्यूल कास्ट। तीसरे वाले जो आते हैं इंस्टीट्यूशनल 0.18% इंस्टीट्यूशनल, और बाकी के पास 80% जमीन। तो इस तरह से ये आंकड़े निकल के आते हैं और उनको केंद्र बिंदु मान करके हम अपनी योजनाओं को उसी तरह से सरकार भी जो है उनको डालती है, उसमें सुधार करती है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से ये निकल करके सामने आएंगी और उससे पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर को और उन सबको एक तरह का एक आधार मिलेगा, बेस मिलेगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। और अगर जिस भी योजना को हम बेस ईयर मानेंगे, तो अभी जैसे 2015-16 को बेस माना, तो उसको मान करके हम लोग 21-22 पर आएंगे। 21-22 का आंकड़ा आएगा, उसको बेस मानेंगे, अगली प्लानिंग बनेगी। तो इस तरह से 5 जो भी है 3 साल की, 7 साल की, 15 साल की जो प्लानिंग का जो एक मुद्दा है, उसको उस ढंग से लेकर के आगे चला जाता है। जी, जाहिर सी बात है, जब कृषि संगणना होती है तो उसका जो विश्लेषण किया जाता है, जो तथ्य उभर के सामने आते हैं, आंकड़े उभर के सामने आते हैं, पैटर्न उभर के सामने आता है, उसके आधार पर सरकार दीर्घकालिक नीतियां बनाती है। लेकिन फसलों की मैपिंग की बात आती है, एमजे खान साहब, इससे क्या तात्पर्य है, कैसे लाभ होगा इसका?
देखिए, इससे प्रोडक्शन का जो फोरकास्टिंग है जी। और उससे फिर जुड़ा जो ट्रेड का इशू है कि सरप्लस होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो सब वर्कआउट होता है। लेकिन आजकल 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट रियल टाइम बेसिस पे डेटा आने लगा है और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज हमारे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन चल रहा था कि पूरे कंट्री भर का विदिन सेकेंड मैपिंग कर देगा 95% तक की एक्यूरेसी पे। तो आज जो ज़रूरत है बहुत एडवांस प्लानिंग की है, क्योंकि जिस कम्पिटिटिव एज में, जिस टेक्नोलॉजी के एरा में हम लोग एंटर कर गए हैं, तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम है, अब जैसे क्रॉपिंग का है, कई सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से आप सेम डे क्रॉपिंग का एक मैपिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। लेकिन जो और एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि माइग्रेशन का है या अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसको भी या नीड असेसमेंट की ज़रूरत है कि कहाँ पे ज़रूरत है प्रोएक्टिव प्लानिंग की, ना कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करने की। एक बात। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितने किसान एंटर कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा इशू है, उसका कोई इसमें डालेंगे या नहीं डालेंगे। ई कॉमर्स से कितने फार्मर्स जुड़ रहे हैं, उसका डालें कि नहीं। किस किस क्रॉप का किस किस लोकेशन से कितना कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इस चीज़ को देखना है। कहाँ कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर फार्मर्स को लाभ उसका मिल सके। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड बेसिंग भी करने की जरूरत। और मैं कहूँगा जब डिजिटल टेक्नोलॉजी, चूँकि अगर मैन पावर नहीं अप्लाई होता है, ह्यूमन एफर्ट से नहीं करना है, तो इसको एनुअल कर दें। और आजकल जैसे पहले कहीं महीने में जो चीज़ प्रिंट होती थी, आज डेली, हफ्ते में शुरू हुई, डेली शुरू हुई, अब रियल टाइम बेसिस पे हो गया। तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रिसाइज प्लानिंग के लिए ज़्यादातर 90% डेटा जो कलेक्शन होना है वो एनुअल बेसिस पे कर दें, और हो सकता है फ्यूचर में मंथली बेसिस पे आ जाएगा, टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करना है इसमें। तो ये रिलुक करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो बड़ी एसेंशियल बात ये है कि ट्रेडिशनली हम लोग इस एक्सरसाइज को करते रहें, उस एक्सरसाइज को कितना और परफेक्ट कर लें ताकि बेहतर डेटा, बेहतर प्लानिंग का आधार बन सके। उस नज़रिए से ये गणना जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जी। फसलों के पैटर्न की बात होती है, बदलाव की बात होती है, और देश में बहुत तेज़ी के साथ एक बदलाव देखने को मिला है। मल्होत्रा जी, पहले उत्तर भारत में जहां केवल गेहूं धान की खेती पे ही जोर दिया जाता था, अब दूसरी फसलों पर भी खासा ध्यान देखने को मिलता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं हम लोगों को एक दिशा देते हैं कि हमारी फसल पद्धति क्या होनी चाहिए और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से किस फसल के लिए कितना क्षेत्र जो है आगे हम लेके जाएं, जिससे कि हमारी अपनी मांग भी पूरी हो। और अब तो हम लोग ये भी सोचने लगे हैं कि हमारे किसान को जैसे ज़्यादा आमदनी मिले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन भी होने लगे हैं, जिससे कि हम लोग अपना निर्यात भी कर सके। तो इसमें विविधीकरण भी साथ में ज़रूरी है, ना केवल गेहूं चावल, वो हमारी अपनी मांग पूरी करके उसमें भी अगर हमारे पास अधिक है तो वो भी हम एक्सपोर्ट करें। साथ में विविधीकरण में जितने भी हमारी बागवानी फसलें हैं और अधिक मूल्यवान वाली फसलें हैं, चाहे वो मैं ये कहूँगा कि जिसमें मसाले हमारे आ जाते हैं, सुगंधीय पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाती हैं जो अधिक मूल्यवान जिनको हम लोग समझते हैं, और जिसमें फ्लावर क्रॉप्स को भी मैं ऐड करना चाहूँगा। तो इन सभी को जो है हम किस तरह से जो है किसान को भी सजेस्ट करें कि भाई वो अपना कुछ एरिया गेहूं चावल इतने में, फिर इसके बाद बाग बगीचे में, फिर सब्जियों में, फिर मसालों में भी, तो एक तरह का विविधीकरण भी रहेगा, तो उसकी आमदनी में भी वो रहेगा, जिससे कि उसकी खाद्यान्न की मांग भी जो हमारी पूरी होगी। साथ में फल सब्जियों की बात है, और एक हम लोग खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, वो मुद्दा भी जो है साथ में एड्रेस होगा, वो भी आवश्यकता है। और जब हाई वैल्यू क्रॉप्स पे आएंगे तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो तीनों बातें साथ आएंगी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी। तो वो तीनों जो मुद्दे हैं वो साथ साथ जो है एड्रेस होंगे। तो उस तरह से योजनाओं को हम लोग इस तरह से ढाला जाता है कि किस क्रॉप के अंतर्गत कितना क्षेत्र में बिजाई हो, और उसके लिए जो प्लानिंग होती है खरीफ सीजन में, रबी सीजन में और समर सीजन की भी अब बात करने लग गए हैं। तो इस तरह से 3 जो हमारे मुख्य सीजन है उसमें फसलों का चयन, खाद्यान्न फसलें के साथ साथ जो है जैसे दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें, हमारी आवश्यकता है कि दलहन को हमने रोक के रखना है कि हमारा उत्पादन उतना बना रहे जितनी हमारी मांग है। तिलहनी में हमारे पास कमी है, उसको हम धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो उस पर तिलहन का अलग से नया मिशन बना है, पल्सेस का रोड मैप अलग से बना है। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से हम लोगों को दिशा जो है एक निर्धारित करते हैं, ये आंकड़े हम लोगों को सहयोग करते हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसान की आर्थिक स्थिति कैसी है उससे जुड़ा हुआ है। संदीप जी, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि 11वीं कृषि संगणना हो रही है। जाहिर तौर पर देश का जो किसान है वो आर्थिक रूप से कितना मजबूत हुआ, उसको लेकर भी एक विश्लेषण देश में चलता है, चर्चा होती है।
आप कैसे देखते हैं? क्या आर्थिक रूप से बदलाव आया किसान की जिंदगी में? खेती किसानी में क्या बदलाव आया? क्योंकि सवाल कीमतों का भी है। करेक्ट। बेसिकली आप देखोगे तो जैसे बहुत ये जो खेती किसानी बहुत डायनामिक सिचुएशन होता है। जैसे मैं बताऊं कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, आज देखोगे अगर पिछला साल का ले लो या इस साल का जो हार्वेस्ट हुआ है, टुडे ऑयल सीड का जो मस्टर्ड और सोयाबीन का जो फार्मर्स है, वो इतना ज्यादा उनको इनकम मिला है। जब पल्सेस जो पर्टिकुलरली अरहर वगैरह में जो पल्सेस का फार्मर्स है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, वो बहुत डायनामिक सिस्टम होता है। तो बेसिकली जो सेंसस का बात हम कर रहे हैं, इसमें से पता लगे क्रॉप पैटर्न कैसे होता है। क्योंकि हम देखिए खाली भारत में बैठकर हम लोग नहीं, ये जो सिचुएशन है ग्लोबली ऑल्सो इम्पैक्ट करता है। यहाँ का पल्सेस का क्रॉप, यहाँ का व्हीट का क्रॉप, यहाँ का राइस का क्रॉप, ग्लोबल डिमांड भी, ग्लोबल ट्रेड को भी इम्पैक्ट करता है। आप गेहूं में देखिए, आप राइस में देखिए, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हम लोग है। तो ये फार्मर्स का इनकम उसी तरह सिप होता है, क्योंकि फार्मर्स बहुत डायनेमिक हो रहा है। देखिए ऑयल सीड की तरफ बहुत जाने, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है ऑयल सीड का प्रोडक्शन बनाए, क्योंकि करीब 60% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन का। तो उसको कैसे कम किया जाए, इतना बड़ा इम्पोर्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट लास्ट ईयर हम लोग के 1.5 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट किया था, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो उस हिसाब से फार्मर्स का इनकम रहता है। फार्मर्स में मेरा जैसा रिपोर्ट मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ऑयल सीड्स और पल्सेस की तरफ झुका रहे हैं अभी जी, क्योंकि उसमें ज्यादा, और पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर का आप देखिए, भारत में जो इतना तरह तरह की फल सब्जियां बनती है, तो उसके वजह से भी काफी इनकम इनहांस हुआ है। तो वो डायनामिज्म ये सेंसस भी कैप्चर करेगा कि क्या क्रॉप पैटर्न, क्या सीजनलिटी पैटर्न जी। एंड ये बहुत डायनामिक प्रोसेस है, ये ग्लोबल सिचुएशन के साथ भी चेंज होता है। तो वो सब चीज बहुत कैप्चर जी, करेगा। जाहिर सी बात है, जो बदलाव हुए हैं देश में समय समय पर, जो कृषि संगणना हुई है, उससे एक एक पता लगेगा कि कितना बदलाव इसमें आया है। आप कैसे देखते हैं मल्होत्रा जी? बदलाव की जो बात मैं थोड़ी उन पॉइंट्स को पहले भी टच कर चुका हूं वैसे, जैसे कि मैंने पहली बात बताई, सवाल आर्थिक किसान की मजबूती का है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आर्थिक मुद्दे को अगर हम लोग लेके चलेंगे, तो अभी जो हम लोगों के पास कुछ आंकड़े निकल करके आए, जिसमें करीब करीब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 12 करोड़ से अधिक किसान हैं। तो उनमें से जो एक सैंपलिंग जो किया गया 75,000 किसानों का एक सैंपल जो है हम लोगों ने जो सर्वे किया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, उसमें निकल करके सामने आया कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। किसानों ने डाइवर्सिफिकेशन को अपनाया है। बिल्कुल, देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आर्थिक आय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, 11वीं कृषि संगणना के जो आंकड़े उभर के सामने आएंगे, जो विश्लेषण सामने आएगा, उससे देश में खेती किसानी को एक नई दिशा मिलेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।